चलो अभी ध्यान से सुनिए, आज आपका जो है पार्ट 2 का, ठीक है, 5वां और अंतिम चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे नए भी हैं, ठीक है, 2-3 दिन से जो है मिस कर रहे थे क्लास, और कुछ बच्चे जो है आज पहला दिन अटेंड करेंगे। तो सभी बच्चे आज एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि पहला दिन किसी चैप्टर का उस चैप्टर की पृष्ठभूमि होती है। उस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये पहले दिन ही समझाया जाता है। तो आज पहले दिन की क्लास अगर आप सही से समझ पाए तो पूरा चैप्टर आपको ध्यान से बढ़िया से समझ में आने वाला है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपको अपनी दैनिक क्रियाविधि समझने के लिए, अपने शरीर की क्रियाविधि समझने के लिए ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। खुद के बारे में जानने के लिए चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। वैसे इस चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, इस चैप्टर का नाम है जैव अणु। ना अरे जीवाणु और जैव अणु में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। जीव के अणु जीवाणु हो जाएंगे, और जैव अणु क्या है? जीवन यापन के लिए आवश्यक अणु जैव अणु है। जीवन यापन के लिए मतलब समझिए, इस पृथ्वी पर अभी तक जहां तक खोजा गया है, इस पृथ्वी पर ही जीवन यापन संभव हो पाया है। अनेक प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर जो है विराजमान हैं, और सभी जीव अपने जीवन के लिए आवश्यक गतिविधि करते रहते हैं, और अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो जनन की क्रिया करते हैं, ताकि उनका जो है यह अस्तित्व बना रहे, ठीक है। और इस जीवन यापन को पूरा करने के लिए कुछ उनके शरीर की आंतरिक क्रियाविधियां होती हैं, और वह क्रियाविधि जिन अणुओं के सहायता से संपन्न होता है, ऐसे अणु ही जैव अणु कहलाते हैं। एक बार फिर से सरल शब्दों में समझते हैं जैव अणु क्या होता है। तो अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो ऐसे अणु जो जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। बोलो जैव अणु के बारे में समझ पाए? जैव अणु क्या है? जीवन यापन के लिए आवश्यक अणु ही क्या कहलाएगा? जैव अणु कहलाएगा। अच्छा, ये जैव अणु के उदाहरण के कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका शरीर ऊर्जा ग्रहण करता है, और सबसे अधिक ऊर्जा शरीर किस रूप में ग्रहण करता है, क्या आपको पता है? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अभी हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो पहले ये समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं जैव अणु। जैव अणु क्या है? जीवन की आवश्यक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अणु ही क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, हार्मोन्स, ठीक है। ये सभी चीजें होती हैं जो जैव अणु के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो इन सभी को हमें फिर से पढ़ना भी है। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन, ठीक है। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि ये सभी क्या है? जैव अणु है। सबसे महत्वपूर्ण इस जैव अणु में जो सबसे पहला आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। इसका नाम कार्बोहाइड्रेट ही क्यों पड़ा है, इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए, साधारणतः जितने कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, या प्रारंभ में जितने कार्बोहाइड्रेट मिल रहे होते थे, उनका जो सामान्य सूत्र था, शुरू के जितने कार्बोहाइड्रेट मिल रहे होते थे उनका जो सामान्य सूत्र था CxH2O का होल x कहो या होल y को, ठीक है। मतलब जो x का मान होगा वही y का मान होगा, ठीक है। ये सामान्य सूत्र होता था। मतलब जैसे आज आप फार्मूला जानते हो, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है बताओ? C6H12O6, यही ग्लूकोज है। और फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही सेम होता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कार्बन 6 H2O का होल 6। बताओ, 6 कार्बन 6 दूना 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, है कि नहीं है? तो ये इस सूत्र को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है? यानी ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जैव अणु है, ठीक है। हमारे शरीर को सबसे अधिक मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से प्राप्त होती है। अच्छा, एक बात बताइए, एक प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप सभी। ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी के हैं, ठीक है। बताइए, मैंने पूछा भी है कई बार, फिर से रिपीट करता हूँ कि जैसे हम खाना क्यों खाते हैं?
क्या आवश्यकता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं? ऊर्जा के लिए, है ना। चलो, मतलब ऊर्जा हमें खाने से मिलती है, भोजन से मिलती है। फिर हम सांस क्यों लेते हैं? सांस लेने की क्या आवश्यकता है, बताइए? ब्लड को सर्वाइव करने के लिए नहीं, हाँ, भोजन को दहन करने के लिए। बात समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि केवल भोजन ग्रहण करने मात्र से आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। और केवल श्वसन से ही आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, अर्थात ऊर्जा के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, भोजन की भी और श्वसन की भी। अगर दोनों में से कोई भी एक क्रियाविधि आप रोक देंगे तो आपको ऊर्जा मिलना भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए हम दोनों क्रियाविधि करते हैं। हम करते क्या है साधारणतः, हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है, और यहाँ पर जो है विशेष अम्लों द्वारा, जैसे HCl के द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, टाइम फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वह फिर जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में इसका लगभग जो है कंप्लीट पाचन होता है। कुछ चीजें बची रह जाती हैं जो कहाँ जाती हैं, बड़ी आंत में जाती हैं, ठीक है। अच्छा, छोटी आंत में जब पाचन होता है तो इसकी जो दीवारें होती हैं, ठीक है, उन दीवारों पर क्या होता है, ये जितने भी आवश्यक अणु है वो उसमें जो है विली नामक संरचना होती है, जिसे हिंदी में रसांकुर कहा जाता है, उसमें मिल जाता है, और उसमें खून का प्रवाह होते रहता है, ठीक है। तो खून में वो जाकर मिल जाता है, और खून हमारे हार्ट के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, और वही अवयव जो खून में मिला हुआ है भोजन से, वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती नहीं है। तो कैसे मिलती है? फिर हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, पूरी वायु अंदर लेते हैं, वायु हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े से केवल ऑक्सीजन को हमारा जो है, जैसे मान लो फेफड़ा है तो फेफड़े पर अनेक वायु कोष जैसे गुब्बारे नुमा होती हैं, और उस पर ऐसे जो है नसों का जो है जाल होता है। तो यहीं पर यहाँ तक पूरा ऑक्सीजन आता है, वायु आता है, और ये नसों का जो जाल है जिसमें जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, खून बह रहा है, इसमें से क्या होता है, ब्लड में जो CO2 की मात्रा है वो इस फेफड़े के वायु कोष्ठ में चला जाता है, और वायु कोष्ठ में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाता है, और वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से फिर हार्ट से पंप होता हुआ समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। फिर वहां शुरू होती है हमें ऊर्जा मिलने का प्रोसेस। वहां पर ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है कोशिकाओं के अंदर, और वहां पे हमारा भोजन का अणु भी पहुंच चुका है। भोजन का मुख्य अणु कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर में कोशिका के अंदर पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि भी मिलते हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर वहां मान लो मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है भोजन के रूप में, वो कौन सा हो रहता है, ग्लूकोज रहता है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन जो होता है, ये 6 कार्बन 3 कार्बनों में टूट जाता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, देखो थोड़ा सा बायोलॉजी का कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, कोई बंध टूटता है, तो इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। और हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है ADP। क्या मौजूद होता है? ADP। इसे कहते हैं एडिनोसिन और डुइटोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ADP। तो जब यहां से क्या होता है, ये टूटता है, ये बंध, ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी के कारण एक और फास्फेट का अणु इस पर क्या होता है, जुड़ जाता है, और ये चेंज हो जाता है ATP में। किसमें चेंज हो जाता है? ATP में, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। समझ गए? और यही ATP हमारे लिए ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित। कभी कभी एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऊर्जा के सिक्के के रूप में ये काम करता है ATP। अब देखो, ऊर्जा यहाँ मुक्त हुआ था, ATP के रूप में संचित हो गया। अब जब भी हमारे शरीर को आवश्यक होगा ऊर्जा, ये ATP क्या करेगा, एक बंध वापस तोड़ देगा, और किसमें चेंज हो जाएगा, फिर से ATP में। और जो ऊर्जा इसमें बंधी हुई थी वो ऊर्जा फिर से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और उसी ऊर्जा का प्रयोग हमारा शरीर करता है। बोलो, ये सारी प्रोसेस समझ में आई है? ठीक है। अब चाहे हम हो या पौधे हो, सभी मुख्य रूप से भोजन ग्लूकोज के रूप में ही प्राप्त करते हैं। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2O का होल वाई। अब ध्यान समझिए, H2O को बोला जाता है हाइड्रेट। H2O को क्या बोला जाता है, हाइड्रेट। और ये कार्बन तो है ही, तो कार्बन के हाइड्रेट होने के कारण इन अवयवों को क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा है? कार्बन के हाइड्रेट्स होने के कारण। अब देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र यही होगा? क्या जिसका ये सूत्र है वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा? चेक करते हैं। देखिए एक जो है एसिटिक एसिड का नाम सुने हो आप लोग? सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड है ये। इसमें कितने कार्बन है बताइए? 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कार्बन 2 है, H2O का होल ट्वाइस है? क्या ये इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है? तो क्या यह कोई कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा? नहीं, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सभी कार्बोहाइड्रेट को इसी रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या सभी यौगिक जो इस रूप में लिखे जाएंगे वो सब कार्बोहाइड्रेट होंगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। बात समझ गए? बस अगर कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, तब हम कहेंगे CH2O का होल Y। ठीक है, हाँ, सामान्य सूत्र ऐसा होता है। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट इसी फार्मूले को फॉलो करें, या जो भी इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है वही कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई है? चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या सीखा कि एक प्रकार का जैव अणु होता है, इससे हमें सर्वाधिक रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इस फार्मूले को फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या सारे कार्बोहाइड्रेट इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस हमने समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, श्वसन के कारण भी होता है, मतलब दोनों जब मिलते हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े, इतनी सारी बातें पढ़ ली है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर परिभाषा पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए, एक बार पूछा है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें कार्बन होगा कि नहीं होगा? कार्बन होगा तो इन्हें हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आपको बोलना है ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप, जल अपघटन मतलब जिसमें जल से अपघटित करवाया जाए जिसको, ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिन्हें जल अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी, एक बात समझिएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप समझते हो आप लोग क्या होता है? हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH। ठीक है, हाँ, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है। पॉली का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा जब कोई चीज, कोई समूह एक से अधिक बार आता है, जैसे 2 बार आया तो क्या बोलेंगे? डाई। 2 बार के लिए क्या बोलते हैं? डाई। अगर 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार टेट्रा, है ना, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से चलता है। और अगर 3 या 3 से अधिक बार आता है तो मुझे सीधा क्या बोल सकते हैं? पॉली। तो अगर मैं कहूं, बताओ बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या बोलूं? पॉलीहाइड्रोक्सी, तो इसका मतलब क्या समझोगे? कितने OH? कितने OH? 3 से अधिक। ठीक है, हाँ, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH की संख्या 3 से अधिक हो, ठीक है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, साथ में या तो वो एल्डिहाइड होंगे और या तो क्या होंगे? कीटोन। प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि प्रायः जो मोनोसैकेराइड होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट मोनो वाले होते हैं, ये या तो एल्डिहाइड होते हैं या तो कीटोन होते हैं। जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, इसमें एल्डिहाइड है। यही फार्मूला फ्रक्टोज का होता है, उसमें कीटोन मुख्य जो है श्रृंखला के रूप में काम करता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में काम करता है। अब ये क्या है अभी धीरे धीरे करके समझेंगे। तो चलिए अभी समझिए, कार्बोहाइड्रेट क्या था? कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी समूह होता है, और जिसे जल अपघटित कराने पर हमें क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मिलता है, साथ में एल्डिहाइड और कीटोन भी प्राप्त होता है। ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। एक बार ध्यान से सुनिए, आप सभी को परिभाषा याद हो जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप, ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है। ठीक है, हाँ, अच्छा, सभी कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, या जो भी इस फार्मूले को फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या है? जैव अणु है।
हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और एक विशेष जानकारी आपको बता दूं, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको लगभग 4 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम अगर आप जो है, ये कहीं कहीं मात्रा आपको 3.57 से 4.12 दिया रहेगा, तो मैं आसपास नहीं एग्जैक्टली मान लेता हूं कितना, 4 कैलोरी। किसी में कम तो किसी में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी जो है आपको ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। अगर 1 ग्राम आपने प्रोटीन लिया है, तब कोई बता सकता है कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? बायोलॉजी वाले बच्चे बताएं। कोई बात नहीं, याद कर लो, 4 कैलोरी ही मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन दोनों से लगभग 4 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बच्चों बताइए 1 ग्राम वसा, ठीक है, इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट से कम मिलेगा? इतना बताओ। ज्यादा मिलेगा ना? कितना? हाँ, लगभग 9 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, लगभग 9 कैलोरी की। इसका मतलब अगर 1 ग्राम समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लिया जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? वसा से। तो क्या जरूरत है हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा ही सीधा ले ले, है ना, ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगा। क्यों वसा ज्यादा क्यों नहीं लिया जाता? ज्यादा तेल पियोगे बीमार पड़ जाओगे, है ना, या जो है ढेर सारी बीमारी आ जाएंगी। तो क्यों वसा को ज्यादा नहीं लेते हम लोग? क्योंकि वसा का पाचन कठिन होता है। वसा का पाचन हमारे शरीर में क्या होता है? कठिन। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आसान है, आसानी से कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन हो जाता है, और वसा का पाचन ज्यादा नहीं हो पाता। इसीलिए हम ऊर्जा ज्यादातर किस रूप में प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई है। चलो अब इसे शब्दों में परिभाषा के रूप में जल्दी से लिख लो। हेडिंग बनाओ, जैव अणु। हेडिंग है जैव अणु। लिखिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक अणु जैव अणु कहलाते हैं। जीवन यापन के लिए आवश्यक अणु, जीवन यापन के लिए आवश्यक अणु जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, वसा, विटामिन, विटामिन, हार्मोन्स आदि आदि। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन आदि। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जैसे है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हेडिंग बना लेंगे। पहला जैव अणु कौन रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट में लिखिए वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। हो गया, आगे लिखिएगा। ये मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई, CxH2O का होल वाई होता है, H2O का होल वाई होता है। हो गया, उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। हो गया, लैक्टोज, माल्टोज आदि, लैक्टोज, माल्टोज आदि। हो गया, और ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। किसमें कितना ग्राम कैलोरी मिल जाता है, कितना कैलोरी मिल जाता है ऊर्जा, ठीक है, 1 ग्राम में। इसको भी आप शॉर्ट में कहीं नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। इसको नोट कर लिए, एक नोट पॉइंट लिख लेना। इसको नोट करने के बाद एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है, सैकेराइड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। हो गया, चलिए अब हेडिंग बनाएंगे वर्गीकरण, और वर्गीकरण देखेंगे। मोनोसैकेराइड, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण।
ओलिगोसैकेराइड तो कई प्रकार का होता है। नोट करिए फिर इसको समझाएं।
क्या सभी लोगों का हो गया? चलिए, प्रतीत हो रहा है कि लगभग बच्चों का हो गया, कुछ बच्चों का बचा है तो नोट कर लेंगे बाद में। पहले ध्यान से सुन ले सभी बच्चे, देखिए ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव अणु। जैव अणु में सबसे पहला जैव अणु जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सामान्य सूत्र CH2O का होल वाई होता है। उसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को बांटा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। ये वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर किया गया है। मतलब जब इनको जल से अपघटित कराया जाता है तब इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार में बांट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या वर्गीकरण है। तो इसमें देखिए, जब कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट हो जिसे जल अपघटित कराने पर वो और छोटे कार्बोहाइड्रेट में ना टूट सके, यानी जो है वही बना रहेगा उसका अस्तित्व, तो ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड। ठीक है, यानी ऐसे सैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल अपघटित कराने पर वो और छोटे अणुओं में नहीं विभाजित होंगे, नहीं अपघटित होंगे, ऐसे सभी सैकेराइड क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड। इनके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा राइबोस भी है, लेकिन वो आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है तो हमने लिखा नहीं है। जो सिलेबस में पढ़ना है केवल उतना लिखा गया है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हालांकि देखने पर दोनों का फार्मूला सेम लगता है, देखने पर दोनों का फार्मूला सेम लगता है, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। और ये जो अपना फ्रक्टोजवा है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है? कीटोन। ठीक है, इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है, दोनों में हाइड्रोक्सी है लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। अभी संरचना हम लोग आगे पढ़ेंगे 2 दिन के क्लास में, तब समझ में आएगा क्या अंतर है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड क्या है? ऐसे सैकेराइड जिन्हें जल अपघटित कराने पर वो और छोटे सैकेराइडों में विभाजित नहीं होते हैं। क्लियर हुई बात? उदाहरण क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम आते हैं ओलिगोसैकेराइड, जो कि दूसरे प्रकार का सैकेराइड है। ये क्या होता है? ऐसे सैकेराइड जिन्हें जल अपघटित करवाने पर वो 2 से 10 मोनोसैकेराइडों को देते हैं। 2 से 10 क्या देंगे? मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या राइबोस। ठीक है, तो जब ये 2 से 10 मोनोसैकेराइडों में टूट जाएं, कोई कार्बोहाइड्रेट है उसे हमने जल से अपघटित करवाया तो वो अपघटित होकर 2 ठो जो है दे दिया, क्या? मोनोसैकेराइड। 3 ठो दे दिया, 4 ठो दे दिया, 10 ठो दे दिया, क्या दे दिया? मोनोसैकेराइड। अगर 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसा जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है उसे हम क्या बोल देंगे? ओलिगोसैकेराइड। अगर वह टूटता है कितने में? 2 में। कितने में टूटता है? 2 में। अगर 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त हुआ है तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड क्या कहलाएंगे? डाइसैकेराइड। इसका उदाहरण कौन है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड एक प्रमुख ओलिगोसैकेराइड होता है, इसीलिए केवल इसी का उदाहरण आपको लिखा गया है। सिलेबस में इसी को पढ़ना भी है, जो जो उदाहरण है इन सबको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो हमने सीखा ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे सैकेराइड जो 2 से 10 मोनोसैकेराइडों में टूट जाते हैं। यदि 2 सैकेराइड में टूटेंगे तो क्या कहलाएंगे? डाइसैकेराइड। उदाहरण आपके सामने है। 3 में टूटेंगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से होगा। मतलब 3 ये है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 2 से 10 मोनोसैकेराइडों में टूट रहा है तो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। ध्यान समझिए, पहला वाला क्या था? एक तो नहीं टूटेगा, जैसे था वैसे बना रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? मोनो। मोनो मतलब अकेला, मोनो मतलब अकेला।
अब अगर 2 से 10 के बीच में टूट गया है बेचारा तो क्या कहलाएगा? ओलिगो। और अगर 10 से अधिक टूट गया है तो क्या कहलाएगा? पॉली। ठीक है, हाँ। तो जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसे सभी सैकेराइड क्या कहलाएंगे? पॉलीसैकेराइड। उदाहरण आपके सामने है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि। ठीक है, तो ये था हमारे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। बोलो सब लोग समझ पाए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण? कोई डाउट है किसी को? तो ये वर्गीकरण किस आधार पर था? जल अपघटन के आधार पर। अब एक और आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, चलो इसके आगे का जो वर्गीकरण है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कुछ ही लाइनों में। नोट में लिख लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो फटाक से नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को नोट पॉइंट में लिखना है, कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी बांटा जा सकता है। शर्करा में भी बांटा जा सकता है। हाँ, बांटा जा सकता है, अर्थात ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन, हाँ ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग टॉलेन और फेलिंग पढ़े थे ना एल्डिहाइड कीटोन में। हाँ, ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। अपचायी शर्करा कहलाते हैं। फेलिंग हो गया, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। एक लाइन और इसमें लिख लो, सभी मोनोसैकेराइड अपचायी शर्करा हैं। सभी मोनोसैकेराइड अपचायी शर्करा हैं। जबकि डाइसैकेराइड में सुक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है। हाँ, शर्करा है। शर्करा मतलब वही कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलो तो हमने क्या सीखा कि इन्हें हम जो है अपचायी और अनअपचायी में भी बांट सकते हैं। अनअपचायी तो जितने भी मोनो वाले रहेंगे यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोस, ये सब क्या रहेंगे? अपचायी रहेंगे। तो देखो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से अनअपचायी शर्करा है, तो आपको लिखवाया गया है, जबकि सुक्रोज क्या है? अनअपचायी शर्करा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सुक्रोज क्या है? एक अनअपचायी शर्करा है। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने क्या सीखा, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा जैव अणु क्या है। तो जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी अणु क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सभी क्या होते हैं? ये हमारे जैव अणु ही कहलाते हैं। सबसे प्रमुख जैव अणु
कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा हम इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि 1 ग्राम से जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, 4। ऐसे प्रोटीन से भी समान मात्रा में मिलता है, लेकिन वसा में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन वसा का पाचन हमारा शरीर कर नहीं सकता है। हमारा शरीर आसानी से कार्बोहाइड्रेट पचा सकता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक दिन में एक वयस्क मनुष्य को लगभग 2500 कैलोरी जो है कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इतनी ऊर्जा आपको चाहिए, और इसमें से लगभग 1200 से 1300 इतने कैलोरी की ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। इतने कैलोरी की ऊर्जा लगभग आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए। और एक कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, तो उसको आप घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप जो है ये समझो कि 100 ग्राम का कोई जो है 100 ग्राम का कुछ भी खा लो, तो मतलब जैसे चावल या रोटी वगैरह कुछ खा लेते हो, तो आपको लगभग 45 या 46 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, 100 ग्राम। ठीक है, हाँ, अब आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो, कई रोटी दिन में खा सकते हो, है ना। तो कुल इतनी ऊर्जा चाहिए, जिसमें से 12-1300 कैलोरी आपको ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक, हाँ, तो जैव अणु क्या था, जीवन यापन के लिए आवश्यक अणु जैव अणु है। प्रमुख जैव अणु कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का साधारण सूत्र क्या है, CH2O का होल वाई। ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कार्बोहाइड्रेट पड़ा है। ठीक है, और सभी इस सूत्र को जो है फॉलो नहीं करते, जो सूत्र अभी आपको बताया गया है। इनका अगर परिभाषा बताना हो कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा, तो आप क्या बताओगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इन्हें सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्गीकरण करेंगे, अगर यह नहीं टूटता है, जल अपघटन नहीं होता है, तो हम मोनोसैकेराइड कह देंगे, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। और अगर 2 से 10 मोनोसैकेराइडों में टूट जाता है तो क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और अगर 10 से अधिक मोनोसैकेराइडों में टूटा है तो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड। तो आज था कार्बोहाइड्रेट और उसका वर्गीकरण। ठीक है, कल हम देखेंगे ये जो आपका मोनोसैकेराइड है। ठीक है, मोनोसैकेराइड, इसको हम कल ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगले 2 दिन की क्लास में हम मोनोसैकेराइड क्या होता है इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसका नामकरण पढ़ेंगे। साथ में ग्लूकोज क्या होता है, इसकी संरचना कैसे पता चला है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैसे पता चला है। और इसमें जो है ये मैंने बताया ना अभी, इसमें क्या प्रमुख रूप से क्या मौजूद है, एल्डिहाइड, ये कैसे पता चला है। ये सारा परीक्षण हम जो है 1-2 दिन के अंदर देखेंगे, यानी इसकी पूरी संरचना को देखेंगे, एग्जाम में आता है इसका संरचना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बंद कर